हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या फिर आपका थ्योरी सेशन हो, सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये आपका जो पेपर है ये है आपका दिसंबर 2022 ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। हर शिफ्ट के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें करने वाले हैं, लगातार चल रहे हैं। जो ऑफलाइन आपके पेपर 1 पेपर 2 में प्रश्न आए हुए हैं उनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आज ये कि प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा सी टेट प्रीवियस ईयर, यानी जो सिर्फ और सिर्फ सी टेट में प्रश्न आए हुए हैं आपके, चाहे ऑफलाइन पेपर हुआ हो या ऑनलाइन पेपर हुआ हो, उनके सभी प्रश्न आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब ये आपका जो पेपर ऑनलाइन हुआ था दिसंबर 2022 का, उसका पेपर 1 है, ये पहली शिफ्ट का है। तो जितनी शिफ्ट है ना, हर शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा दूंगा। पहले हम सिर्फ और सिर्फ सीडीपी ही करेंगे, लास्ट में मैं आपको सब्जेक्ट की पेडालॉजी करवा दूंगा। बीच बीच में टाइम मिलेगा तो उसकी पेडालॉजी भी करवाता चलूंगा, पर फोकस अपना मेन है सीडीपी पर। अगर आपसे सीडीपी समझ में आ गई तो सब्जेक्ट पेडालॉजी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाओगे। तो किस तरह के आपके पेपर में प्रश्न आते हैं वो यहाँ से पता चलेगा। ऑफलाइन में किस तरह के प्रश्न आए थे वो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि आपको कहाँ पर कैसे क्या क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपकी प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे। तो चलिए, पेपर 1 है हमारा ये। दिसंबर 2022 में जो पेपर आया था उसके प्रश्न करेंगे हम सीडीपी के। किस तरह के प्रश्न आते हैं, अगर आपने सीडीपी समझ ली तो सीडीपी में आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे। याद रखिए, सीडीपी में सिर्फ आपको समझना है, अगर समझ लिया। अब देखिए, जितना भी मैं थ्योरी करवा चुका हूँ ना, उन्हीं से यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इतना पढ़ाने के बाद इतना क्वेश्चन मिल रहा है। तो जब पूरी सीडीपी कर लेंगे तो आपके सीडीपी के मार्क्स जो है वो 30 आउट ऑफ 30 आराम से आ सकते हैं। बस आपको समझना है, रटना नहीं है उसको। सीडीपी में प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने रट लिया तो आपके मार्क्स कभी नहीं आएंगे। अगर आपने समझ लिया सीडीपी को तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसमें। और अगर आपने सीडीपी समझ ली तो जो आपकी सब्जेक्ट की पेडालॉजी, जैसे हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी और ईवीएस या मैथ पेडालॉजी है, उसको भी समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी कि जब आप बाल्यावस्था से वयस्कावस्था में जाते हैं तो उसके बीच का टाइम क्या होता है। हिंदी में पढ़िए, बचपन से वयस्कता से के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, एडोलसेंस। एडोलसेंस होता है आपका किशोरावस्था। तो आपको पता है, इसको बात करें हम बाल्यावस्था, बीच में स्पेस दे दें, यहां पर डाल दें वयस्कावस्था। तो ये बीच का जो समय है वो क्या होगा, किशोरावस्था का होगा। बाल्यावस्था के बाद आपकी कौन सी अवस्था आती है, किशोरावस्था। मैं इसलिए समझा रहा हूं, आपका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है बच्चे का, कैसा होता है। पहले होती है शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था में आपका आता है अर्ली और मिडिल चाइल्डहुड, उनको डिवाइड कर दिया गया है, आता आपका बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था के बाद आपका किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आपका वयस्क अवस्था, वयस्क के बाद जाएगी आपकी प्रौढ़ावस्था। इस तरह से अवस्थाएं चलती रहती हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डिवाइड करके इनको रखा है, पर जो प्रोसेस है, पहले शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसके बाद वयस्क अवस्था। तो यही चीज उसने पूछी है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। यानी बचपन से जब आपको वयस्कता में आना है तो बीच के जो परिवर्तन काल है वो कौन सा है, वो होता है आपका किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपने ये पीरियड पढ़ लिए होंगे, डेवलपमेंट यानी विकास के जो चरण है उनको पढ़ लिया होगा आपने, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि जो
आपका बचपन से वयस्कता के बीच का जो परिवर्तन काल का समय है वो कौन सा है? तो किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है, 2022 हो चाहे 23 हो। 23 में जो ऑफलाइन पेपर आया है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया, मैं समझा चुका हूँ, पर आपको बार बार जब भी प्रश्न आता है मैं एक एक बार समझाने की कोशिश जरूर करता हूँ। Which of the following would require use of gross motor skill? जब मैंने आपको डेवलपमेंट पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि ये जो ग्रोस मोटर स्किल आती है ये आपकी आती है फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि शारीरिक विकास। हिंदी मीडियम वाले भी हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर यहाँ इंग्लिश पे लिख रहा हूँ तो हिंदी से बोल रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका क्या होता है? शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आपकी आती है ग्रॉस मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल। याद रखिएगा कौन कौन सी। एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल जो इस प्रश्न में पूछा गया है, दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। समझ लीजिए इसको यहीं पर, जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी में ही समझे। जब मैं बताऊं आपको, जब क्वेश्चन करवा रहा हूं उस टाइम पे भी आपको समझना है। जब बार बार दो दो बार या तीन बार हर जगह पर आप ये चीज़ समझेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगी। अब ग्रोस मोटर स्किल जो होती है वो होती है जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होता हो। कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें बड़ी मसल्स का यूज हो, वो आपका कहलाता है ग्रोस मोटर स्किल। हिंदी में आप इसको कहोगे स्थूल गामक कौशल। इसके बाद एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल होता है जिसमें आप छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हो, जैसे फिंगर का, उंगलियों का, अंगूठे का। तो ये आपका आ जाएगा फाइन मोटर स्किल में। तो समझ में आया कि आपकी दो मोटर स्किल होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, एक फाइन मोटर स्किल। ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, जैसे आप जंप करने में, दौड़ने में या तैरने में, उसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है। फाइन मोटर स्किल में आपकी छोटी छोटी मसल्स का जिसमें यूज होता है, जैसे कि उंगलियों का, अंगूठों का यूज करना, ये आपका आ जाएगा फाइन मोटर स्किल में। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये तो आपको समझ में आएगा। अब आप आराम से आंसर भी लगा सकते हैं जब मैंने आपको बता दिया। ब्रश से पेपर पर कटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो अब बताइए इन चारों ऑप्शन में से बड़ी मसल्स का यूज किस में हो रहा है? बात करें ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना तो हाथ का यूज, उंगलियों का यूज होगा। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना तो भी आपको हाथ या उंगलियों का यूज करेंगे। सुई में धागा डालना उंगलियों का यूज करोगे, लेकिन चलना और दौड़ने में आपके पूरे पैरों का, हाथ का, दोनों का क्या होगा? यूज होगा। जब आप पूरा हाथ हिलाएंगे, दौड़ेंगे तो पूरे आपके पैर चलेंगे, तो ये क्या हो गई? बड़ी बड़ी मसल्स हो गई। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है जिसमें आपका ग्रॉस मोटर स्किल हो? ये हो गया आपका चलना और दौड़ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का। यहाँ पर सुई में धागा डालना आपका फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल हो गया। पेपर के टुकड़े को काटना और चिपकाना ये भी फाइन मोटर में आ गया। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना ये भी आपका फाइन मोटर स्किल के उदाहरण हो गए। समझ में आया कि किस तरह से हमें पेडालॉजी को करना है। मैंने यहाँ पर आपको ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। अगला प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का। द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है? तो मैं बता दूं, प्रथम संस्था आपकी, देखिए, प्रथम संस्था हो जाता है परिवार। और अगर परिवार के साथ में आस पड़ोस भी दे दे तो भी आपको वही आंसर लगाना है जिसमें आपका परिवार दिया हो, और साथ में आसपास पड़ोस के भी प्राथमिक में आ जाते हैं, जैसे आपके नीबर हो गए। इसके बाद जो सेकेंडरी एजेंट होते हैं वो आपका हो जाता है स्कूल, है ना। स्कूल हो गया, ये स्कूल वगैरह सेकेंडरी में आ जाते हैं आपके। जैसे दोस्त, ये सेकेंडरी में आ जाएंगे। मीडिया, ये आपका सेकेंडरी में आ जाएंगे।
क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे का समाजीकरण होता है उसको इसके साथ समझिए। जब बच्चा होता है, शिशु अवस्था में हो, बाल्यावस्था में है, लेकिन सबसे पहले समाजीकरण उसका कहाँ से स्टार्ट होता है? वो कहाँ के माहौल को देखता है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग कर क्या रहे हैं, उसी हिसाब से वो करने की कोशिश करता है। तो समाजीकरण सबसे पहले स्टार्ट होता है उसका फैमिली से, परिवार से। तो प्रथम जो आपका सोर्स होगा सोशलाइजेशन का, जो प्राइमरी एजेंट कहोगे या प्राथमिक संस्था जिसे कहोगे, वो क्या होगी? वो होगी आपकी परिवार। अब सेकेंडरी एजेंट की बात करें तो उसमें आपके सारे आ जाएंगे, स्कूल, दोस्त, मीडिया, ये सब क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी सेकेंडरी एजेंट हो जाएंगे। अब क्या होता है, कई बार ऑप्शन में ऐसे पूछ देता है, जैसे यहाँ पर स्कूल, दोस्त है, एक में आपका परिवार भी है, परिवार के साथ में आस पड़ोस भी लिख दिया, तो भी आपका आंसर यही सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें परिवार दिया हुआ है। इतना याद रखिए। अगर सिर्फ देखिए, अगर आप, ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन किस तरह के दिए हुए हैं, इसीलिए कहता हूँ समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक आपका सिर्फ, एक सेकेंड, मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया सिर्फ परिवार, और दूसरे में ऑप्शन में दे दिया परिवार और पड़ोसी, परिवार और पड़ोसी, तो आप आंसर किसे लगाएंगे? तो सिर्फ आप परिवार, ए वाले ऑप्शन को लगा देंगे जिसमें सिर्फ परिवार दिया हो। लेकिन अगर ऑप्शन ये वाला हो ही ना, परिवार और पड़ोसी दिए हो और बाकी तीनों ये ऑप्शन है ये दिए हो, तो फिर कौन आंसर लगाओगे? कि आप कहोगे पड़ोसी है ही नहीं। तो जब आपको पता है कि ये तीनों सेकेंडरी एजेंट हैं, तो जो पहला परिवार है प्राइमरी एजेंट, साथ में पड़ोसी दिया है, तब भी आपको आंसर यही लगाना है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से आपको सीडीपी को करना है। अगला प्रश्न चौथे नंबर का देखते हैं। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? आई थिंक ये तो आप सभी से बन जाना चाहिए। ऑप्शन: एनिमिस्टिक थिंकिंग, हिरारिकल थिंकिंग, सेंट्रेशन, कैटेगराइजेशन। हिंदी में देखो, जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण और वर्गीकरण। तो यहीं से अगर आप सिर्फ ये समझे कि क्या पूछ रहा है, सजीव गुण होते हैं, अगर ऐसी मान्यता है तो वो क्या कहलाएगी? जीववादी सोच कहलाएगी, जो कि बच्चों में पाई जाती है। जब बच्चा आपका कहे पूरे बाल्यावस्था में होता है, तो बच्चे को क्या होता है, उसे लगता है जैसे बच्चा अगर गिर जाए, गेट उसके लग जाए, जब गेट बच्चे के लग जाता है, वो वापस गेट को आप मार दो कि गेट, जब गेट को वापस आप मार दोगे तो बच्चा शांत हो जाता है। उसे लगता है जिस तरह से मुझे लगी है, जब इसको मारा जा रहा है तो इसे भी लगी होगी, और बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसके अंदर एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर, कि गुड़िया, कार, इन सब में क्या होता है, इनके सजीव गुण अंदर होते हैं। तो ये तो बात हो गई उसकी कि बच्चे की थिंकिंग भी ऐसी होती है। लेकिन ये कौन सी सोच कहलाती है? ये आपकी एनिमिस्टिक थिंकिंग कहलाती है इंग्लिश में, या फिर आप ऐसे ही लगा सकते जीववादी सोच। इसके अलावा तीन ऑप्शन देखोगे आपको ऑप्शन ही सही नहीं लगेंगे, क्योंकि बात कर रहा है जब इनमें सजीव गुण होते हैं तो वो क्या कहलाएगी? जीववादी सोच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। चलिए अगला प्रश्न है 5th नंबर का। अभी कथन दिया हुआ है और आपका कारण दिया हुआ है। प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से, ताकि समझ में आए प्रश्न पूछ क्या रहा है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। क्या है यहां पर? 4 वर्षीय जो रिया है, वो लंबे चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण: जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प चुने। अब ये प्रश्न आपको कब समझ में आएगा? जब आपने क्या किया हो,
कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या है, यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की आपने थ्योरी पढ़ी हो, समझी हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। तो ये तो ऊपर लिख दिया अभिकथन, तो ये तो सही है कि ऐसा हो सकता है जब 4 वर्षीय या लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। लंबा चौड़े 2 बर्तन है, एक ही समय में समान मात्रा में पानी डाल रही है, तो एक ही समय में बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं कर पाती है। तो ऐसा कब होता है? जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है। तो कारण बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो प्याजे है उनके 4 चरण है, एक सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, वही प्री ऑपरेशनल ही आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण कहलाता है। चलिए, आंसर क्या होगा आपका? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। समझ में आ गया? जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि एक ही समय में बच्चा ऊंचाई चौड़ाई में एक ही समय पर ध्यान नहीं रख पाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? अब यहां पर समझिएगा, ये आपको मैं थ्योरी शायद अभी नहीं करवाई है। ये जो संकेत होते हैं, बच्चों की हेल्प करना जो होता है, उसे हम कहते क्या है? वो कहलाता है आपका स्काफ फोल्डिंग। और स्काफ फोल्डिंग आपको किस में मिलेगी, किन की थ्योरी में मिलेगी? ये मिलेगी आपकी वाइगॉत्स्की के, जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी है उसमें आपको मिलेगा ये। तो स्काफ फोल्डिंग आपकी जो कहलाती है, यानी कि पाड़ जिसको हिंदी में बोलते हैं, जब आप संकेतों या फिर अन्य तरीके से बच्चों की मदद करने से, अगर आप उनकी मदद करते हैं, या तो संकेत के द्वारा आप मदद करते हैं या फिर कुछ भी तरीके से, जैसे आपको बताया गया था कि बच्चों को अगर हेल्प करते हो, बच्चे को साइकिल चला रहा है, अभी उसको बनता नहीं है साइकिल चलाना, तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे बच्चे को हेल्प करोगे पीछे से पकड़ने में। तो आपकी ये क्या कहलाएगी? स्काफ फोल्डिंग कहलाएगी। जब आप बच्चों को संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा जरूरत पड़ने पर मदद करना आपकी स्काफ फोल्डिंग कहलाती है, यानी कि पाड़ कहलाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? पहला वाला। स्काफ फोल्डिंग और पाड़, आप दोनों वर्ड याद रखिए। कभी कभी क्या होता है, लिख जरूर हिंदी में देते हैं, लेकिन वो शब्द क्या होता है, इंग्लिश का ही होता है। जैसे आप स्काफ फोल्डिंग को ही हिंदी में लिख देगा और आपसे प्रश्न पूछ लेगा। कई जगह ग्रॉस मोटर स्किल को हिंदी में लिखेगा और रहेगा इंग्लिश वर्ड। तो आप दोनों याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों को याद रखिएगा, तो आपको काफी आसानी होगी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 7th नंबर का। द एप्लीकेशन ऑफ वाइगॉत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोसेस। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। किसके लिए? कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, रोट लर्निंग, पैसिव लर्निंग। जो वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है, ठीक है, वो शिक्षा के लिए किस अनुप्रयोग को प्रस्तावित करता है? तो बात करें हम सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत, रटंत कभी होता ही नहीं है, निष्क्रिय होगा भी नहीं, ये तो वैसे भी नेगेटिव हो गए,
क्रिया प्रसूत की बात करें तो ये नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम के बारे में वाइगॉस्की का सिद्धांत ने कहा है। प्रश्न पूछा गया है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगॉस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम का। अगला प्रश्न 8वें नंबर का, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपका है, किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षानुसार कार्य करता है? इंग्लिश में भी आपको दिखाई देगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षानुसार कार्य करता है? ये 4 स्टेज हैं आपकी। यहां पर प्री कन्वेंशनल लेवल है नहीं, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जब व्यक्ति परंपरागत चरण में होता है, क्योंकि यहां पर परंपरागत चरण में क्या होता है कि बच्चा जो होता है या फिर कोई भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति की बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के, मतलब वो परंपरागत चरण कहा भी इसीलिए गया है, कन्वेंशनल लेवल कहा भी इसीलिए गया है, जो समाज में रूल कुछ बने हुए हैं उनके हिसाब से चलना, सामाजिक जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनकी रेस्पेक्ट करना। तो उस समय क्या होता है, जब परंपरागत चरण में होता है व्यक्ति, तब वह अपने व्यवहार के परिणाम की बजाय क्या करता है, दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, ताकि ये लोग खुश रहे, ये लोग अच्छा कहें, है ना। तो ये चीजें होती है आपकी परंपरागत चरण में। अब इसके लिए आपको कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अच्छे से समझना होगा, वो आपको थ्योरी में मिलेगा हमारी क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है क्या है आपका? एग्जामिनेशन सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंट्रिक? तो जब एक प्रगतिशील कक्षा की बात करें भैया, तो ये तो क्या हो जाएगी, विद्यार्थी केंद्रित होती है। समझ पा रहे हैं आप? अगर प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो क्या होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक, यानी कि जो सीखने वाले हैं, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उन पर केंद्रित होगी, तभी तो वो क्लासरूम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होती है या लर्नर सेंट्रिक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है। तो इस तरह से आपको लगाना है। जब बार बार आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम बच्चों के लिए पॉजिटिव चीज़ें क्या होती है, और इस सीडीपी में नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं जिनको बिल्कुल हटा ही देना है, अगर प्रश्न नेगेटिव तरीके से ना पूछे तब। अगला प्रश्न, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है, यानी कि काउंसलर है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो उनके पास ऐसी कौन सी, अब देखिए परामर्श काउंसलर है वो, तो किस तरह की बुद्धि होनी चाहिए, यानी कि अंतर वैयक्तिक बुद्धि होनी चाहिए, भाषाई तो चाहिए नहीं, स्थानिक भी नहीं चाहिए, जैसे मूर्तिकार वगैरह होते हैं उनको स्थानिक बुद्धि चाहिए, और अंतः वैयक्तिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अंतर वैयक्तिक चाहिए। क्योंकि काउंसलर को क्या होता है, बाकी लोगों को काउंसलिंग देनी होती है, परामर्श देना होता है, तो किस तरह का, इंटरपर्सनल होना चाहिए, ना कि इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है कि सब कुछ मैं अपने हिसाब से करूंगा, नहीं, इंटरपर्सनल होना चाहिए, उनका बिहेवियर देखना है, उनको समझाना है, तो क्या होनी चाहिए, कौन सी बुद्धि, इंटरपर्सनल आप इसको कहेंगे, अंतरवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है ये। मूर्तिकार के लिए स्थानिक हो गई, जो आपके भाषाई उनके लिए हो सकती है, जो आपकी स्पीकर होंगे वो भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। तो पता चल गया, स्थानिक जैसे आपके मूर्तिकार वगैरह है उनमें स्थानिक बुद्धि होनी चाहिए।
तो समझ में आ गया आपको। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उनके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो उनके पास इंटरपर्सनल होनी चाहिए या फिर पारस्परिक या अंतरवैयक्तिक बुद्धि होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर का। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, या NEP से भी क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये सब आपकी CDP में दिसंबर में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। CDP की थ्योरी है, दिसंबर में पूरा कंप्लीट, जनवरी में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या फिर बच्चों की मातृभाषा का? ये देखिए, अब यहां से लगा सकते हैं कि बच्चे जो पढ़ने आएंगे प्राइमरी स्कूल में, अपने घर में कौन सी भाषा सीखी होगी उन्होंने? मातृभाषा। अब मातृभाषा सीखे हुए बच्चे ही स्कूल में आएंगे, ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से उनको बात करनी है, तो किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, संप्रेषण आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। तो किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चों को ही मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? देखिए, ये तो आपका जेंडर भूमिका में लचीलापन बिल्कुल नहीं है, लिंग समता की तो बात की ही नहीं है, लिंग प्रासंगिकता की भी बात नहीं की है। ये लिंग रूढ़िवादिता है कि बच्चे जो लड़के हैं वो यही सिर्फ खेल सकते हैं, जो लड़कियां हैं वो सिर्फ गुड़ियों के साथ खेल सकती हैं, लड़के जो होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो मैथ में कमज़ोर होती हैं। तो ये इसको बोलते हैं आप जेंडर स्टेरियोटाइप। तो जो माँ के अंदर है ना, वो लिंग रूढ़िबद्धता भरी हुई है इस सेंटेंस के अनुसार। तो ये आपका क्या कह रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाएगी आपकी, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता आपका आंसर हो जाएगा। एक तरह से ये कह देना कि बच्चे जो लड़के होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो सिर्फ लड़के खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं। अगर इस तरह की कोई सोच रखता है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी लिंग रूढ़िबद्धता कहलाएगी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है? लेवलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज। बच्चे का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चारों पहले चीजें पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए आप लोग। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। तो आपने अगर इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा वर्गीकरण करना, उन्हें ग्रुप में बांटना, है ना, जो इंटेलिजेंट है उन्हें अलग कर देना, जो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है उन्हें अलग ग्रुप में करके फिर पढ़ाना, ये सब गलत बात है। CDP के लिए, बच्चों के लिए NEP 2020 में भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपका गलत हो गया कि अगर आप उनका बच्चों का नामीकरण कर देते हैं, उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, तो क्या होगा? अर्थपूर्ण सीखना और बढ़ावा देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। दूसरा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तो ये हो सकता है क्योंकि उनमें हीनता आएगी। जो कमज़ोर बच्चे हैं, थोड़ी बहुत उन्हें सीखने में टाइम लगता है, तो वो सोचेंगे हमको इसलिए अलग कर दिया कि हम उनके साथ में सीख नहीं पाते, या जल्दी हमें दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं, और उन्हें सीखने की लाचारी को भी जन्म देगा। तीसरा, अगर बात करें, सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सकारात्मक रणनीति थोड़ी है उनको अलग अलग वर्गों में बांटना, ये नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। चौथा है, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि जब उनमें हीनता आएगी, सीखने की लाचारी भी उत्पन्न होगी। तो ये जो बच्चों का नामीकरण या उन्हें वर्गों में बांटना,
ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा, कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है लेवलिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में अगर तुम लेवल लगा दोगे एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज देन क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पनेस एंड इन्फ्योरिटी एमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। इज अ पॉजिटिव स्ट्रेटेजी, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पेपर में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दिया हूँ, आंसर की भी जल्दी डाल दूंगा, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा वहाँ से। बाकी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आंसर आपको क्या लगाना है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने हैं, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन मीन्स क्या होता है। ऑप्शन आपको 4 दिए हुए। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, ये तो नहीं है। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, यहाँ पर समग्र जुड़ा हुआ है ना, सतत मतलब कंटिन्यूअस, समग्र मतलब संपूर्ण। मूल्यांकन का मायने क्या हो जाएगा आपका, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना ही आपका सतत व समग्र मूल्यांकन कहलाएगा। इसके बाद भी ऑप्शन पढ़ लीजिए। केवल शैक्षिक गतिविधियों का केवल में आ गया, गलत हो गया। समग्र यहाँ पर मूल्यांकन की बात कर रहा है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन नहीं, किसी एक चीज के लिए कंटिन्यूअस आपको मूल्यांकन करना है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, दूसरा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में आपका दिया हुआ है 15 नंबर का, हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक, मानकीकृत और मानक संदर्भित। जब शिक्षक क्या करता है, जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें किस तरह का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, तो रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो आपका क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका कहलाएगा। इफेक्टिव टीचर्स ऑफ्टन यूज probing questions during the course of teaching learning process in the classroom. This would enable the teacher to undertake. तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा आपका, रचनात्मक मूल्यांकन करने में उनको मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, देखिए समावेशी का एक प्रश्न आ गया यहाँ पर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना ही आपका समावेशी शिक्षा है। बिल्कुल राइट है ये। केवल कुछ खास विद्यार्थियों का बिल्कुल भी नहीं। समावेशी का मतलब भी है समग्र, यानी सबको लेकर के चलना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। अभी ऊपर बताया कि उनको वर्गों में बांटना नेगेटिव वर्ड है, कभी भी नहीं करना है। खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो ये भी, किसी को अलग संकाय में बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का मतलब यहाँ पर आपको मिल गया कि बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उन सभी का ख्याल करना ही, या ख्याल रखना ही समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका कहलाती है। राइट आंसर आपको मिल गया, पहला नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में
रखना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में भी है, व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन आपके, एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, इग्नोर कल्चरल डिफरेंस, मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, गिव स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहला तो सही है, ये भी सही है। एक सेकेंड, इनमें से कौन कौन से आपको सही लग रहे हैं? एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, सभी स्टूडेंट की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस, तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि आप उस जिस कल्चर से आए हैं अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये गलत कहलाएगा। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, आपको मेंटेन करके रखना है उनसे कंसिस्टेंसी में, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, तो बिल्कुल भी नहीं। गिव स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये स्टूडेंट को देनी है। तो ये पहला, तीसरा और पांचवा जिसमें सही होगी, तो तीसरा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला, तीसरा, पांचवा सही है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं यहाँ पर। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल सही। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना गलत हो जाएगा। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, सही बात है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं देना है, प्रत्यक्ष में देना है। फिफ्थ है, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। जब आप बच्चे को, है ना, स्वतंत्रता देंगे, थोड़ी बहुत लचीलापन देंगे कुछ करने का, तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऐसा ऑप्शन तीसरा ही है जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा आपका सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर का, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा दृष्टिबाधित है तो फिर दृश्य प्रस्तुतिकरण से तो कोई मतलब होगा नहीं, गलत। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल। जब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टि बाधित है, तो जो स्पर्श करके बच्चा सीख सके, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, मूक वाली गलत हो गया ये। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देने, चित्र बस समझ में नहीं आएगा, उनके लिए उभरे हुए चित्र होते हैं, तब उनके लिए सहायक होते। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता का, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य या गुणज वैकल्य। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, जो हिंदी में वर्ड होते हैं ना, कभी कभी इतने डिफिकल्ट दे देते हैं, समझ में नहीं आता प्रश्न पूछ क्या रहा है, और ऑप्शन भी समझ में नहीं आते हैं ना। तो जब किसी को सोशल इंटरेक्शन में और कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संप्रेषण करने में, मौखिक बातचीत करने में अगर उन्हें डिफिकल्टी जाती है, कठिनाई जाती है, तो ये कौन सा, एक तरह से आप कह सकते हो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उसे कौन सी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ऑटिज्म, यहाँ स्वलीनता ऑटिज्म को कहते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, तो देखिए
यहाँ पर बता दूं, डिसकैलकुलिया जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया आई थिंक होता है जिसको पढ़ने में होती है, इसको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। इसके बाद ये ऑटिज्म जो होता है ना, इसमें ही प्रॉब्लम होती है, आप सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते, बहुत लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, आपको वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जाती है, मौखिक संप्रेषण नहीं आप कर पाते हैं। अगर इन सब में दिक्कत जाती है तो वो आपका कहलाता ऑटिज्म, यानी कि स्वलीनता हिंदी में आप कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न है। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में ऑफकोर्स यार सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहती है, यहीं से लगा सकते हो, इंग्लिश में क्रिएटिविटी और हिंदी में आप सृजनात्मकता कहते हैं। जब बच्चा खुद से कोई कुछ भी करता है ना, तो उनके अंदर क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी आती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा शिक्षक कर रही है। तो आपको रटना, असहयोग और अनुशासनहीनता, ये तो वैसे भी नेगेटिव वर्ड लग रहे हैं आपको पहले ही, रटना बिल्कुल गलत बात है, रट के आपको कभी नहीं पढ़ना, असहयोग को है नहीं, अनुशासनहीनता भी नेगेटिव वर्ड है, तो तीनों तो वैसे भी गलत हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, द अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहां पर फिजिकल स्किल, सोशल स्किल, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, इमोशनल स्किल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इन पांचों में से किस पर फोकस करना चाहिए। फिजिकल स्किल में बिल्कुल सही बात है, सोशल स्किल में, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज में और इमोशनल स्किल में। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे फोकस नहीं करना है आपके अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सभी स्किल्स पे ध्यान देना है। हिंदी में देख लो एक बार, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शारीरिक कौशल पर सही, सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक क्षमता पर और संवेगात्मक कौशल पर। अमूर्त तर्क पर ध्यान नहीं देना है प्रारंभिक सालों में बचपन के, तो ये कौशल पर ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर का, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। 22 नंबर का प्रश्न है, इन आ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग। जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग refers to the storage and retrieval of information, गलत हो जाएगा। is the process of discovery through exploration and interaction, बिल्कुल सही लग रहा है ये। occur through the use of rewards and punishment, takes place through repeated practice and drill, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। जो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखने का मतलब है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने नेगेटिव चीजें या बिना अर्थ का जिस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन को निगलेक्ट करना सीख गए तो आप बहुत अच्छे से सीडीपी कर पाओगे। ये प्रश्न है हमारा, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है उसे इशारे देते हुए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं
कि जब आप किसी को संकेत देते हुए या किसी भी तरीके से हेल्प करते हो तो वो क्या कहलाती है। अभी ऊपर प्रश्न था क्या होता है अगर आपने समझ लिया ना तो प्रश्न घुमा के सिर्फ पूछता है, इसीलिए आपको प्रश्न सेम कभी नहीं मिलेंगे एग्जाम में। अब एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए, मतलब एक तरह से हेल्प कर रही है ना बच्ची की इशारे देते हुए, तो क्या कहलाता है, स्कार्फ फोल्डिंग या पाड़ कहलाता है। मैंने ऊपर के प्रश्न में भी आपको समझाया है। तो इस तरह से आपको प्रश्न समझने हैं। अब देखिए जिसने ऊपर समझ लिया होगा ना इसका आंसर अपने आप लगा दिया होगा, लेकिन आप प्रश्न में उलझ गए होंगे। तो प्रश्न में आपको समझना है कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर बोल ही रहा है कि साथ मिलकर, अब उसको अवधारणा समझने में असमर्थ है वो, तो साथ मिलकर काम करती है उसे इशारे देते हुए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाड़ कहलाएगी आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अभिकथन और आपका तर्क दिया हुआ है। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। एक सेकेंड इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। A teacher tries to include example from the immediate environment of children to make the classes interactive. ओके इसके बाद क्या है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रीजन जो दिया हुआ है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार हिंदी में फिर से पढ़िए। एक शिक्षिका कक्षा को संवेदात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बच्चों के पर्यावरण के आसपास के उदाहरण शामिल करती है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तर्क ये बिल्कुल सही है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती ही है। तो ऐसा जिसमें दोनों सही हो और ये जो कारण है वो भी सही हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। What will pose a hindrance to a child in solving a problem? निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन है आपके, समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, चौथा है वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि जब बच्चा समस्या समाधान करना चाहे या करने लगे तो उसमें कौन सी बाधा उत्पन्न कर सकता है इन चार ऑप्शन में से। तो समस्या को सही पहचानना, तो बिल्कुल जब समस्या को आप पहचानोगे तभी तो उसका समाधान करोगे, तो ये तो सही है, ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ नेगेटिव पूछा तो हमें नेगेटिव वाला आंसर लगाना है। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये भी सही है। पहली सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ये भी सही है कि अगर इस तरह की कोई ऐसी समस्या थी जो सुलझाई गई थी तो उनके बारे में सोचो, उस हिसाब से इसका समाधान निकालिए, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये तीनों तो सही हो गए, लेकिन कौन सी बाधा उत्पन्न करेगा, तो उत्पन्न करेगा चौथा वाला, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, यानी कि वही पुरानी, वो कह देते हैं ना, जो कन्वेंशनल मैनर दिया हो, एक तरह कह सकते हो ना कि पुराने रीति रिवाज अगर चल रहे समय के साथ अगर आप नहीं बदलोगे तो आप आगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। वही वाली कहानी यहाँ पर है कि आप उनको पारंपरिक तरीके पर स्थिर नहीं रह जाना है, समय के साथ आपको बदलना है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा है तो नेगेटिव वाला हमें आंसर लगाना है। समझ गए आप? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर में भी कथन और कारण दिया हुआ है। विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता से दर्शाती है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों की असफलता को नहीं दर्शाती। अगर बच्चा कुछ गलतियां कर रहा है तो उसे शिक्षक सिखाए, किसी भी तरीके से सही करवाए, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। दूसरा तर्क है बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, यही गलत हो गया, क्योंकि बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों सेंटेंस आपके गलत हैं, यानी अभी कथन भी और जो तर्क दिया गया है वो भी। तो ऐसा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, ए और आर दोनों गलत है। 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन? इनमें से इमोशन क्या नहीं है? एंगर, लव, फियर है, मेमोरी। मेमोरी कोई इमोशन थोड़ी होती है, यहीं पर समझ लीजिए। मतलब गुस्सा करना, क्रोध आना, ये इमोशंस हैं आपके, राइट। प्यार भी आपका इमोशंस है, भय भी आपके इमोशंस है, लेकिन जो मेमोरी होती है, स्मृति होती है, वह क्या है? भाव नहीं है या इमोशंस नहीं है। अब ऑप्शन से देख सकते हो आप। भाव जो आपके अंदर जागृत हों उनको कहते हैं। मेमोरी तो आपकी होती है, वो जागृत थोड़ी होती है आपके अंदर। समझ पा रहे हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला, जो स्मृति है वो इमोशन नहीं है। 28 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की जा रही है यहाँ पर, इंटरनल मोटिवेशन की। ये मैं शायद बता चुका हूँ आपको, मोटिवेशन पढ़ा चुका हूँ, याद रखिए यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है कि मोटिवेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और या इंटरनल या एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो जिसने भी वो वीडियो देखा होगा यहाँ पर आंसर फटाफट लगा देंगे वो लोग। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर बात की गई आंतरिक अभिप्रेरणा की। प्रश्न नंबर ये आपको पता है कौन सा? 28 नंबर का है। ऑप्शन है हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके। नहीं, ये आपका प्रशंसा करके कौन सी अप्रेरणा हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य प्रेरणा, अभिप्रेरणा। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके? नहीं, दंडित करके बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा नहीं देना, ये आपका प्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन नहीं कहलाएगा। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, राइट। जब बच्चे को अंदर से पढ़ने का मन करे, और वो कब करेगा? जब उसको आंतरिक आनंद की अनुभूति होगी तब करेगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? चौथा, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके आप उनमें आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला 29 नंबर का जो आपका प्रश्न है उसको पढ़िए। ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड डॉट डॉट लर्निंग। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है कि नहीं करता? इस तरह से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो डज नॉट अफेक्ट लर्निंग, गलत। हिंडर्स इज नॉट रिलेटेड टू फैसिलिटेट लर्निंग। तो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है, यानी कि फैसिलिटेट करेगा। अगर बच्चे का जैसा भी सामाजिक मतलब शारीरिक विकास होगा, जैसा भी मानसिक स्वास्थ्य होगा, उसी तरह से बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा होना चाहिए बच्चे का। तो अधिगम जो होगी उसको क्या करेगा? सुसाधित करेगा, यानी कि फैसिलिटेट करेगा। तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा सीडीपी का, इसको पढ़िए। रूही का मानना है, एक सेकेंड, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कठिन भाग्य, या फिर कोशिश की कमी। तो अब आपने अगर प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप आंसर फटाफट बता देंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है, रूही का मानना है कि उसे ठीक से पढ़ाई नहीं की। रूही खुद मान रही है कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसे विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। तो योग्यता की कमी तो नहीं है, पर्यावरणीय कारक की कमी भी नहीं है, कोशिश की कमी रह गई थी। अगर अच्छे से पढ़ लिया होता तो आराम से अच्छे मार्क्स आ गए होते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। तो चलिए हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आपके दिसंबर 2022 में जो पेपर शिफ्ट वाइज हुए हैं। हर पेपर की डेली क्लासेस आपकी आएंगी। सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी करवाऊंगा, हिंदी, पेडालॉजी, इंग्लिश, मैथ, सबके धीरे धीरे करके क्लासेस आपकी चलने वाली है। कोई डाउट रहेगा? मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरीके से प्रॉब्लम जा रही है या कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि बहुत लोग जुड़ जाएं जो लोग सीटेट दिसंबर की तैयारी सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।